हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा शास्त्र। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। हम अपने जो फर्स्ट लेक्चर में व्हाट इज सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को क्या डिस्कस कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन टर्म। तो हम आज इसमें देखेंगे कंसंट्रेशन हमारी क्या होती है और कंसंट्रेशन की टर्म्स कौन कौन सी है। तो फर्स्ट बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज कंसंट्रेशन। सबसे पहले तो एक चीज माइंड में सेंड कर लो, जब भी कभी वर्ड आए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है, एक रेशियो होता है। वो किसका रेशियो होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का। किसका रेशियो होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का। तो हमारी डेफिनेशन भी देखो यही कहती है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। क्या कहलाता है? हमारा कंसंट्रेशन कहलाता है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, तो हम सॉल्यूशन को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? टू टाइप्स में। फर्स्ट होता है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन और सेकंड होता है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको एक हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारा क्या है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारा क्या है। हमने क्या किया, एक बीकर लिया और सेम बीकर हमने दो बीकर ले लिए, जिसको एक को हमने दे दिया बीकर ए और दूसरे वाले को हमने नाम दे दिया बीकर बी। अब दोनों में हमने सेम अमाउंट में सॉल्वेंट डाला। अगर इसमें बात करें तो 500 ml क्या डिसॉल्व किया? वाटर। और सेम बी वाले में हमने कितना? 500 ml क्या डिसॉल्व किया? डाला, वाटर डाला। अब दोनों में हमने जो ए वाला बीकर है उसमें हमने 100 ग्राम शुगर ऐड की, जो सेकंड वाला बीकर है उसमें हमने कितनी 200 ग्राम क्या ऐड की? शुगर ऐड की। अगर हम दोनों का डिसॉल्व करने के बाद देखें तो जो ए वाला बीकर है और जो बी वाला बीकर है, ए वाला बीकर कंपैरिजन बी के में कुछ कम मीठा होगा, लेकिन जो बी वाला बीकर है वो क्या होगा? ज्यादा मीठा होगा। केवल जो हमने डिफरेंस रखा वो किसमें रखा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में। तो जिसमें हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है? कम है या लेस अमाउंट में है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड या डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में हमारा क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहां से एक चीज आ गई, कोई भी वह सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट में क्या हो? सॉल्यूट प्रेजेंट हो, क्या कहलाता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन जिसमें क्या लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट हो? सॉल्यूट हो, तो वो क्या कहलाता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर यहां बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमारा क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैसा होता है? लेस या स्मॉल, कम। और अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बात करें तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा कैसा होता है? लार्ज। कोई भी सॉल्यूशन, एक बार फिर देखो, कोई भी सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो? स्मॉल क्वांटिटी में हो, क्या कहलाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैसी हो? लार्ज क्वांटिटी में हो, क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये थी हमारी कंसंट्रेशन। तो एक चीज माइंड में क्लिक करके रख लेना, जब भी कभी वर्ड आए कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है? द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म। फर्स्ट आती है हमारी कंसंट्रेशन की जो टर्म है वो है मास परसेंटेज। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई, जो हमारी कंसंट्रेशन होती है वो किसमें होती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में और किसमें? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का।
क्या होता है, रेशियो। अब उसने एक वर्ड आगे लगा दिया मास। मास का मतलब क्या हो गया, जो इनकी जो हमारी यूनिट होती है वो किसमें होती है, मास का, ग्राम में, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी हमारा किसमें होता है, ग्राम में। अगर हमारा कोई सॉल्यूट है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कह देंगे, मास परसेंटेज। तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। अगर मैथमेटिकली हम देखें तो क्या होगा, मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट बराबर मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। नेक्स्ट हम देखेंगे, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब मास की अगर हम यूनिट बात करें तो एक और टर्म लेते हैं हम, क्या लेते हैं, वेट। तो उसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, W से। तो वेट बाई वेट, इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे कर देंगे, वेट बाई वेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है 10% वेट बाई वेट NaCl सॉल्यूशन, कहीं ये लिखा हुआ है तो इसका मीन्स हमारा क्या होगा, मीन्स अभी क्या बताया हमने कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। तो कितना, NaCl मास ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। अगर बात करें किसकी, मास ऑफ सॉल्यूशन की, तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा 10 ग्राम NaCl क्या है, प्रेजेंट है। अगर यहीं पर हम क्या निकालें, मास ऑफ सॉल्वेंट, किसका, मास ऑफ सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट का हम मास निकालेंगे, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 100 माइनस 10 बराबर 90 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना आ जाएगा, 90 ग्राम। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे आते हैं इसके क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा मास परसेंटेज का क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी दे रखी है किसकी, सॉल्यूशन की, 1.1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। क्या पूछा है हमसे, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करते हैं पहले, जो चीज हमें दे रखी है उनकी वैल्यू को लिख लेते हैं। गिवन दैट, क्या दे रखा है, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना दे रखा है, 11 ग्राम। नेक्स्ट हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना दे रखा है, 500 ml। और हमें क्या दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है, 1.1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। अब हमें एक चीज पता है कि जो हमारी मास परसेंटेज होती है उसमें जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्यूशन होता है दोनों का क्या यूज होता है, मास यूज होता है। लेकिन यहाँ तो हमें मास और सॉल्यूशन नहीं दे रखा, तो वॉल्यूम और डेंसिटी की हेल्प से तो हम क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम।
तो मास बराबर क्या हो जाएगा, किसका, सॉल्यूशन का याद कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी कितनी है 1.1 मल्टीपल बाई कितना दे रखा है वॉल्यूम 500 ml, तो क्या हो जाएगा 550 ml हमारी क्या आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वैल्यू पुट करते हैं, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना है 11, मास ऑफ द सॉल्यूशन हमारा कितना आया 550 मल्टीपल बाई 100, 0 से 0 कट, 11 से 55 5 बार, 5 से 10 कितनी बार 2 बार, तो हमारा मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितनी आ गई 2%। सेकंड जो हमारी टर्म आती है वो आती है वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन हमारी क्या होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का रेशियो होता है। तो जब उसने हमें वॉल्यूम की बात कर दी, तो वॉल्यूम की बात कर दी तो क्या कि एक गिवन क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम में हमारा जितना वॉल्यूम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वही उसकी क्या कहलाएगी वॉल्यूम परसेंटेज। तो वही हम कह रहे हैं, जरा डेफिनेशन भी वही है, द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम मैथमेटिकली बात करें वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीपल बाय 100। अगर हम नेक्स्ट हम इसके बात करें, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं V से, तो V बाई V, तो हम वॉल्यूम परसेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे V बाई V से। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, मीन्स क्या होगा उसका, देखो जब हम सॉल्यूशन की बात करती, सॉल्यूशन क्या होगा उसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट होगा और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होगा। जब इथेनॉल सॉल्यूशन कह दिया तो इथेनॉल क्या होगा सॉल्यूट होगा, और जो वाटर होगा इथेनॉल और वाटर को मिलाकर ही तो इथेनॉल का सॉल्यूशन मिलेगा, जो वाटर होगा वो हमारा किसका काम कर रहा होगा सॉल्वेंट का। तो अब ये कहीं लिखा हुआ है तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना 10 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें कितना हो जाएगा 100 ml, 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml क्या होगा हमारा इथेनॉल प्रेजेंट होगा। तो ये थी हमारी वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार, डिटरमाइन द वॉल्यूम परसेंट। अब हमसे क्या कैलकुलेट कराया है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय कंबाइनिंग 25 ml ऑफ इथेनॉल विद इनफ वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। हमारा क्या, हमें क्या उस इनफ वाटर से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें कितना 50 ml क्या डाला इथेनॉल डाला, और कुछ अमाउंट में हमने क्या डाला वाटर डाला, जिसका सॉल्यूशन हमने जो हमारा वाटर और इथेनॉल का जो सॉल्यूशन बना उसका जो हमने वॉल्यूम वो कितना कर लिया 200 ml। तो हमें पता है कंसंट्रेशन किसका सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का क्या होती है रेशियो होती है। तो हमें इस अमाउंट को कोई भी लेना देना नहीं है कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसने डाला।
तो हम गिवन डेट जो हमें वैल्यू दे रखी है वो लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन डेट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, कितना वैल्यू दे रखा है इथेनॉल का 25 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 200 ml। हमें वॉल्यूम परसेंट निकालनी है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट या वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीपल बाय 100। वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना दे रखा है 25, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 200 इंटू 100, 100 से 200 2 बार, 25 2 से 12.5%। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन कितना आ गई हमारी 12.5%। नेक्स्ट हमारी आती है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो हमारी कंसंट्रेशन वही होती है क्या जो हम अभी पिछले पढ़ चुके कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का रेशियो होता है। एक उसने वर्ड लगा दिया मास बाय वॉल्यूम, एक चीज जो हमारा सॉल्यूट होगा उसका क्या दे रखा होगा मास दे रखा होगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसका क्या दे रखा होगा वॉल्यूम दे रखा होगा। तो अब देखते हैं क्या है द मास ऑफ द सॉल्यूट dissolve in 100 ml of the solution। जब भी क्या 100 ml सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा डिसॉल्व होगा वही उसकी क्या कहलाएगी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मैथमेटिकली देखें तो क्या होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बराबर ऑफ कंपोनेंट बराबर मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, किसमें मिलीलीटर मल्टीपल बाय 100। अगर हम इसके एक्सप्रेस की बात करें तो क्या दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मास को हमने क्या बताया W बाई वॉल्यूम को V से, तो W बाई V से। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा हुआ है 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, तो मीन्स क्या होगा मीन्स दैट क्या 100 ml सॉल्यूशन कितना 100 ml 10 ग्राम NaCl dissolved in 100 ml of the solution। इसका मीन्स है हमारा कि 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम हमारा NaCl क्या है डिसॉल्व है, उसी को हम क्या कह रहे हैं 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। तो ये थी हमारी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। किसके टर्म में हमें निकालनी है कंसंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन द 75 ml ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जो हमारा क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है 75 ml। 75 ml पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में 3 ग्राम हमारा क्या पोटेशियम क्लोराइड क्या है प्रेजेंट है। तो हमें जो परसेंटेज बतानी है वो मास बाय वॉल्यूम के टर्म में बतानी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं गिवन that
मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, KCl, तो कितना लिख दें, 3 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ KCl सॉल्यूशन कितना है, 75 ml। अब हमसे निकलवाइए मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो लिख दें W/V % ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगी, W/V को ही हम क्या कहते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास ऑफ KCl, वहां क्या लगाते थे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीपल किससे करते हैं, 100 से। तो मास ऑफ KCl कितना है, 3 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 75 इंटू 100, 25 से कट किया तो कितनी बार, 4 बार। 75 25 से कट किया तो कितनी बार, 3 बार। 3 से 3 कट, तो कितना आंसर आ गया, 4%। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 4%। नेक्स्ट हमारी आती है मोलरिटी। अगर मोलरिटी की बात करें, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या कहलाती है, मोलरिटी। पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे सॉल्यूट के क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। अगर मैथमेटिकली देखें तो मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में। अगर हम बात करें मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हो जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास का मतलब क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर हमें क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। अगर यहाँ पर हम क्या रख दें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की क्या रख दें, वैल्यू को पुट कर दें, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में ना लेकर किस में ले लें, मिलीलीटर में, तो मल्टीपल करना पड़ जाएगा किससे, 1000। तो ये हमारा क्या हो गया, मोलरिटी बराबर हम दोनों फॉर्मूले क्या यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की बात करें, इट इज रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, कैपिटल एम से। अगर यहीं पर हम क्या बात करें, यूनिट की बात करें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की यूनिट क्या होती है, हमने पढ़ा रखा है कि अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो क्या होती है, मोल। तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, लीटर, मिलीलीटर, कुछ भी। तो हमारा हम किसमें एसआई में यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। एक इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसके बारे में नोट है, तो एक चीज को याद रखना, नोट क्या है, इट इज डिपेंडेंट ऑन दी टेम्परेचर। मोलरिटी क्या है हमारी, टेम्परेचर पर डिपेंड
करती है। या तो हम इसकी क्या कह सकते हैं, डिसएडवांटेज है इसके लिए। क्या मोलरिटी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे ही टेम्परेचर हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होगा वैसे ही हमारी मोलरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारा क्या होता है, NaOH। अगर और हमें क्या दे रखा है, मोलर मास दे रखा है। अगर नहीं दे रखा होता विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला हम निकाल लेते। कितना दे रखा है, 40 आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। किसमें डिजॉल्व किया जाता है, वाटर में। एंड सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। और वो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब इन ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट हमें जो जो चीज दे रखी है सबसे पहले हम लिख लेते हैं, गिवन डेट। क्या दे रखा है, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिख सकते हैं, NaOH। कितना दे रखा है, 2.46 ग्राम। दूसरा हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलवेज बराबर होता है 1 मिलीलीटर के। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 मिलीलीटर। और हमें क्या दे रखा है, मोलर मास। मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, 40। फॉर्मूला लगाते हैं, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें, मिलीलीटर में, मल्टीपल बाई 100। अब साइड में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले। तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर गिवन, मतलब गिवन मास या मास ऑफ, किसके निकाले, सॉल्यूट हमारा क्या है, NaOH। तो हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH। मास ऑफ NaOH हमें कितना दे रखा है, 2.46 ग्राम। मोलर मास हमें कितना दे रखा है, 40। डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.0615 मोल। हमारे कितने आ गए, 0.0615 मोल। वैल्यू पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह 0. मल्टीपल बाई 100 से 1000 से 0.0615। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू मल्टीपल बाई 1000। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो कितना आ जाएगा, 0.615 मोल लीटर मिलीलीटर इनवर्स। ये आ गया हमारा आंसर। मोलरिटी कितनी हो गई, 0.615 मोल मिलीलीटर इनवर्स। नेक्स्ट हमारी जो टर्म आती है वो आती है मोलालिटी। अगर मोलालिटी की बात करें तो क्या होता है, मोलालिटी और मोलालिटी में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब क्या है, वो उसमें क्या था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट।
में जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे सॉल्यूट के क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे, क्या कहलाएगा, मोलैलिटी कहलाएगा। या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे सॉल्यूट के डिसॉल्व होंगे, क्या कहलाएगा, मोलैलिटी कहलाएगा। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, मोलैलिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, किसमें, ग्राम में। अगर यहीं पर हम क्या ले लेते, किलोग्राम, तो हमें 1000 से क्या मल्टीपल नहीं कर सकता, करना पड़ता। अगर हमने क्या लिया है, ग्राम, तो हमें किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 1000 से। नेक्स्ट हम देखेंगे, इट इज रिप्रेजेंट किससे, स्मॉल m से। और एक और चीज, अगर हम बात करें मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, हम मोलैलिटी में जान चुके, कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर हमारे क्या हो जाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हम यहां से बात करें किसकी, यूनिट की, तो यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, मोल पर केजी। अगर एक और इसकी इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन दी टेम्परेचर। हमारी जो मोलैलिटी होती है उस पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको यहाँ क्या कह सकते हैं, एडवांटेज कह सकते हैं। अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज, लेकिन मोलैलिटी के लिए क्या हो जाएगा, एडवांटेज। टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर मोलैलिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2.56 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH इज डिसॉल्व। लेकिन इसमें क्या, हमें मोलर मास नहीं दे रखा, तो केमिकल फॉर्मूला दे रखा है। केमिकल फॉर्मूला की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। इज डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो जो हमें चीज दे रखे है वो लिख लेते हैं। गिवन डेट मास ऑफ इथेनॉइक एसिड कितना दे रखा है, 2.56 ग्राम। दूसरा हमें दे रखा है, सॉल्यूशन तो दे नहीं रखा, तो क्या आता है, मोलैलिटी की टर्म में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा यहां पर क्या है, बेंजीन, 75 ग्राम। अब हमें क्या जरूरत किसकी पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स की, तो वो किसकी हेल्प से निकलेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास। तो हम थोड़ा साइड में देख लेते हैं, मोलर मास ऑफ CH3COOH। जब भी हम कभी मोलर मास निकालते हैं तो ये क्या होता है, ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हमारे क्या है प्रेजेंट है, उनके एटॉमिक मास का क्या होता है, सम होता है। तो हमारा सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 प्लस हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 3। तो एक का हमारा कितना होता है, 1, तो 3 इंटू 1 प्लस, फिर कार्बन आ गया, कार्बन का कितना 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 प्लस 1। तो सबको ऐड प्लस कर दे, तो 12 प्लस 3 प्लस 32 प्लस 13, तो ये कितना हो गया, 15 प्लस 5, 4 ऐड करो तो कितना आ गया, 60। तो मोलर मास ऑफ कितना आ गया इथेनॉइक एसिड का, 60। अब हमें क्या निकालने हैं, मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड
तो हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ इथेनोइक एसिड अपॉन मोलर मास। तो इथेनोइक एसिड का मास कितना दे रखा है 2.56, मोलर मास हमने कैलकुलेट किया कितना आया 50। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड कितने हो जाएंगे 0.0417। कितने हो गए 0.0417 मोल। अब फॉर्मूला लगाते हैं मोलैलिटी का। मोलैलिटी बराबर मोल्स ऑफ, जो हमारा यहाँ पर सॉल्यूट है वो क्या है इथेनोइक एसिड, तो मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड अपॉन क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें दे रखा है ग्राम में, तो मल्टीपल किससे करना पड़ेगा 1000 से। तो मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड कितना है 0.0417, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 75, मल्टीपल बाई 1000। इनकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कितना आएगा 0.556। यूनिट क्या होती है मोल ग्राम इनवर्स। जब हमारे सब चीज किसमें दे रखे हैं ग्राम में, तो हमारी यूनिट में भी क्या आ जाएगा ग्राम इनवर्स। नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है वो आती है मोल फ्रैक्शन। ये हमारी इंपोर्टेंट टर्म में ही आती है। अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन हमारी क्या होती है, ये भी हमारा एक क्या होता है रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। अब तो एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्या कहती है मोल फ्रैक्शन इज ए रेशियो। हमने अभी बताया क्या होता है मोल फ्रैक्शन, रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब क्या हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ आता है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के इन द सॉल्यूशन क्या कहलाता है मोल फ्रैक्शन कहलाता है। अगर हम इसके डिनोट की बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय काई, या और हम किससे या तो फिर एक्स से डिनोट कर सकते हैं, या तो हम पहले किससे करते थे काई से या एक्स से डिनोट कर सकते हैं। और इसके जो हम सब स्क्रिप्ट में जो हमारा सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है उसको लगाएंगे किधर की साइड में राइट हैंड साइड में। तो अगर मैथमेटिकली हम देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। एक इंपोर्टेंट नोट है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, किसका सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, मतलब किसका मोल फ्रैक्शन है हमारे जो कंपोनेंट है वो कौन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का सम इन ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में इज ऑलवेज 1। कितना होता है 1। तो एक बार हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं कैसे 1 होता है। यहां पर अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम डिनोट कर रहे हैं एक्स ए से। ए हमने क्या मान लिया सॉल्यूट बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। जो एन ए है हमारा वो क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो हमारा एन बी है वो क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या एक्स वी, तो क्या हो जाएगा एन वी ओवर एन ए प्लस एन वी। तो एक साइड में थोड़ा लिख लीजिए कि एन ए हमारा क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और एन वी हमारा क्या है मोल्स ऑफ
सॉल्वेंट, वही हम कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, कंपोनेंट हमारा क्या है सॉल्यूट, तो ऊपर किसके आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, और नीचे क्या आएगा तो जो हमारा सॉल्यूशन है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो क्या हो जाए नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट। सेम सॉल्वेंट के लिए किया, अब इन दोनों का सम करते हैं, XA प्लस XB, तो क्या हो जाएगा Na प्लस NV प्लस NV ओवर Na प्लस NV, एलसीएम ले लें Na प्लस NV, ऊपर क्या आ जाएगा Na प्लस NV बराबर XA प्लस XB, कट गए तो कितना आ गया XA प्लस XB बराबर 1। यही तो हम कह रहे थे क्या, किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कितना होता है इक्वल टू 1 होता है। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हमें दे रखा है सॉल्वेंट, तो XB बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस XA, तो हम दोनों के इस वाले फॉर्मूले के हेल्प से सॉल्यूट का दे रखा होगा सॉल्वेंट का निकाल लेंगे, सॉल्वेंट का दे रखा होगा सॉल्यूट का निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अब के हमसे क्या कैलकुलेट कराया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है C2H6O2 in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass। अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें 20% हमारा क्या इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है, किसके अकॉर्डिंग बाई मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं 20% ऑफ C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास मीन्स हमारा क्या होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका जो मास हमारा कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा उसका 100 ग्राम। अगर हम बात करें किसकी, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल उसमें कितनी प्रेजेंट हो जाएगी 20%। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा क्या होगा वाटर। हम जब हमें कोई भी सॉल्वेंट नहीं दे रखा होता तो हम क्या मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं वाटर। वाटर हमारा क्या होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो हम क्या करें 20 ग्राम होंगे, तो हम क्या करें 100 माइनस 20 कर दें तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 80 ग्राम। तो हमें मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दे दिया 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया हमारे पास 80 ग्राम। अब हमें किसकी जरूरत है, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2C6O2। तो कैलकुलेट करेंगे 2 into 12 प्लस 6 into 1 प्लस 2 into 30 16। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 32, तो कितना आ जाएगा 62। तो मोलर मास हमारा कितना आ गया 62। तो मोलर मास ऑफ वाटर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, एस फॉर्मूला होता है H2O, वैल्यू पुट करो 2 प्लस 6, तो हमारा कितना आ गया 8 से। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में किसकी जरूरत होती है, नंबर ऑफ मोल्स की। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के C2H6O2। तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन मोलर मास, तो 20 अपॉन 62 मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.34
टू टू। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे इथाइलिन ग्लाइकॉल के कितने आ गए? 0.322 मोल। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो 80/18 तो कितना हो जाएगा? 4.44। अब हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो 0.322 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना? सॉल्वेंट के और सॉल्यूट को क्या कर दें? प्लस कर दें। तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना आ जाएगा? 0.068। अगर हमें यहीं पर किसका निकालना होता? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ, हमने क्या पढ़ा था? कोई भी अगर सॉल्यूशन है उसमें हमारे क्या कंपोनेंट जितने भी प्रेजेंट है उनका मोल फ्रैक्शन क्या होता है? 1 होता है। तो 1 में से हम क्या करते हैं? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल 0.068, तो कितना आ जाएगा? 0.932। तो ये हमारा क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अगर हम यूनिट की बात करें तो मोल फ्रैक्शन हमारा क्या कैसा होता है? यूनिट लेस होता है। नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं, नीचे भी नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल कट गया, तो मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती। लास्ट जो टर्म है वो है हमारी फॉर्मुलेटी। अगर हम फॉर्मुलेटी की बात करें तो ये सेम हमारी होती है मोलरिटी की तरह, लेकिन जो मोलरिटी जो होती है वो हम सब कंपाउंड्स के लिए यूज कर ले, लेकिन जो फॉर्मुलेटी है वो स्पेशली हम आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक सबस्टेंस के लिए यूज करते हैं। सिर्फ अंतर है वहां पर हम क्या लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं? नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ सॉल्यूट। किसमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। वही हमारी क्या वहां पर क्या कहलाती थी? मोलरिटी, लेकिन यहाँ पर क्या कहलाएगी? फॉर्मुलेटी। तो एक बार डेफिनेशन देखो क्या है? इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या कहलाएगी? फॉर्मुलेटी। मैथमेटिकली देखें तो फॉर्मुलेटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस किसके? ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। एक नोट है इसके लिए इंपॉर्टेंट जो हम पहले बता चुके हैं, द टर्म फॉर्मुलेटी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सबस्टेंस। आयनिक सबस्टेंस के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो क्या करी जाती है? फॉर्मुलेटी। जैसे आयनिक कंपाउंड हमारे क्या हो गए? NaCl, KNO3, CuSO4, ये सब हमारे क्या है? आयनिक कंपाउंड। इनकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो क्या कहलाती है? फॉर्मुलेटी। अगर हम इसके रिप्रेजेंट की बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल F से।